वो बड़े जज्बाती अंदाज में अपने शोल्डर बैग की तरफ बढ़ी। इसकी जिप खोल कर इसने अंदर से एक चीज़ निकाली। पहले तो मुझे समझने में दुश्वारी हुई, फिर पता चला कि ये मोटे रबड़ के पाइप का करीबन 3 फीट लंबा टुकड़ा है। इस पाइप के गिर्द आहिनी तार लिपटा हुआ था। इसने ये पाइप इमरान की गोद में फेंक दिया। इसने अपने बालाई जिस्म से साड़ी हटा दी। अब वो मुख्तसर ब्लाउज में थी। वो घुटनों के बल इमरान के सामने गिर गई। लो, मार लो मुझे, जिस तरह मैंने इसे मारा था। तुम मुझे मार लो, मैं तुम्हें दिल से इजाज़त देती हूँ। मैं हर तकलीफ सह सकती हूँ, पर तुम्हारी बेरुखी नहीं। प्लीज़ प्लीज़। इसने अपना सर झुका लिया। इसके बालों ने आगे को फिसल कर इसका चेहरा छुपा लिया था। इमरान ने पाइप गोद से उठाया और गौर से देखने लगा। इसकी मदम आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची। इस पाइप की 2 चोटें तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी नादिया। कई हफ्तों तक बिस्तर से उठ ना सकोगी। तुमने कितनी चोटें लगाई इसको, किस तरह से जख्म किया। तुम्हें ज़रा तरस ना आया? मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ, और अब इसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। बताओ और क्या चाहते हो? इमरान ने पाइप एक तरफ फेंक दिया और उठते हुए बोला, मैं अपने अंदर इतनी बेरहमी नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी बेरुखी मुझे इस पाइप की मार से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे रही है। तुम मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर रही हो नादिया। इस तरह दिल नहीं जीते जाते। तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? वो इसी तरह घुटनों के बल बैठी इसकी तरफ देखती रही। मैंने देखा कि अचानक इसके चेहरे की तमतमाहट में इजाफा हो गया। आंखों में शराब की सुर्खी भी नुमाया तर हो गई। इसकी सांस धोखने की तरह चल रही थी। वो बदले हुए लहजे में फंकारी, इमरान तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे ठुकरा रहे हो, मुझे जलील कर रहे हो। वो हरामजादी खन्नास बनकर घुसी हुई है तुम्हारे दिमाग में। नादिया, इसको बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? वही चुड़ैल है जिसने तुम्हें अपने पिंजरे में तोता बनाया हुआ है। तुम्हारी इस बेरुखी की एक वजह वो है। नादिया, इमरान गरजा, मैं इसके बारे में बकवास नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे तुम? मैं सुनाऊंगी। हरामजादी कुतिया। नादिया जुनूनी अंदाज में धाड़ी, मैं तुम्हें इसके काबिल ही नहीं रहने दूंगी। मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एकदम ही इसका पारा 7वें आसमान को छूने लगा। वो लपक कर टेबल की तरफ गई। वहाँ बियर की बड़ी बोतल पड़ी थी। नादिया ने टेबल पर मार कर एक छनाके से बोतल तोड़ी। वो टूट कर एक तेज धार हथियार की तरह हो गई। अब यह हथियार नादिया के हाथ में था। वो हैजानी अंदाज में चिल्लाती हुई इमरान पर झपटी। इसने बेदरेग इमरान के चेहरे को निशाना बनाया। इमरान ने बरवकत पीछे हटकर चेहरा बचाया और इसकी बोतल वाली कलाई पकड़ ली। कमरे में कोहराम समझ गया। अब हम भी खड़े नहीं रह सकते थे। हम कमरे का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर घुस आए। नादिया बिल्कुल दीवानी हो रही थी। वो इमरान पर गालियों की बौछार कर रही थी। अपने लंबे नाखूनों से इसका चेहरा नोचने की कोशिश कर रही थी। इस पर टांगे चला रही थी। इसे अपने कपड़ों का कुछ होश नहीं था। इसका बालाई जिस्म तो नीम उरिया ही हो चुका था। अब लगता था कि इसकी साड़ी ज़ेरी जिस्म से भी इसका साथ छोड़ जाएगी। हमने मिलकर इसे बमुश्किल संभाला। इमरान ने इसके मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ रसीद किए। वो चकरा कर दीवार से टकराई और गिर गई। इसके बावजूद वो फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। इज़ियानी अंदाज में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। इसके नकूश बिगड़ गए थे और रंगत स्याही माइल हो गई थी। वो कराहने लगी और बिड़बिड़ाने लगी। इमरान ने इकबाल को इशारा किया। वो जल्दी से इंजेक्शन ले आया। ये बेहोशी का वही इंजेक्शन था जो इससे पहले इमरान और इकबाल ने समराबाद में कवल के भाई कादरी को दिया था। मैंने और इकबाल ने नादिया को दबोचा। इसका जिस्म नरम था और मुंह से शराब की बू आ रही थी। वो किस्मसाई, मगर इमरान ने इसके बाजू में वो दवा इंजेक्ट कर दी। बेशक ये घर का अंदरूनी कमरा था, मगर कुछ देर पहले नादिया की चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि करीबी घरों तक भी पहुंची। पड़ोसी जाहद दीवार पर से आवाज़ें दे रहा था और घर का बैरूनी दरवाज़ा भी खटखटाया जाने लगा। इमरान के इशारे पर इकबाल बाहर गया और घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला और पड़ोसियों को मुतमिन करके आ गया। जैसा कि बाद में पता चला, इसने पड़ोसियों को बताया कि घर में कुछ मेहमान आए हैं जिनमें एक लड़की नफ्सियाती मरीज़ा है। इकबाल कुछ परेशान नजर आने लगा था। इसका ख्याल था कि छोटी बहन को इस हालत में देखकर मैडम सफूरा का पारा भी चढ़ जाएगा और वो तूफान खड़ा कर देगी। ताहम इमरान मुतमईन था। इसने कहा, घबराने की बात नहीं यार, मैं खुद ड्राइवर और गार्ड के साथ जाऊंगा और इसे छोड़ कर आऊँगा। जब तक तुम वापस नहीं आओगे हमारी जान सूली पर लटकी रहेगी। मेरा ख्याल है कि हमें भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। इकबाल ने तजवीज़ पेश की। पड़ोसियों को भी साथ ले जाते हैं, बल्कि 8-10 मोहल्लेदार भी चले जाएं तो बेहतर है। मैडम सफूरा को बड़ी मुसर्रत होगी कि इसकी बहन को इतने एहतमाम के साथ यहाँ लाया गया है। इमरान के लहजे में तंज था। इकबाल मुंह बना कर रह गया। इमरान ने नादिया ही के सेलफोन से इसके ड्राइवर और गार्ड को कॉल किया। वो दोनों पहुँच गए। बेहोश नादिया को पहले मेहरान गाड़ी में डालकर बड़ी सड़क तक पहुँचाया गया। फिर वहाँ से होंडा कार में डालकर लाल कोठियों की तरफ रवाना कर दिया गया। इमरान साथ ही गया था।
मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इमरान सलीम की दर्दनाक मौत को भूला नहीं है और ना ही इस सिलसिले में बड़ी मैडम सफूरा की मुनाफकत व बददियानती से हजम हुई है। सलीम की मौत के बाद मैडम सफूरा ने जिस तरह इमरान को वाफर पैसे की चमक दिखाकर मरऊब करने की कोशिश की थी, वो भी एक निहायत नाखुशगवार तजुर्बा था। सलीम की मौत मामूली वाकया नहीं था। कई दिन गुजर गए थे, मगर मैं आज भी महसूस करता था कि जैसे इस रात सलीम कब्रिस्तान में दफन होने के बावजूद हमारे पीछे पीछे आया था, जख्मों से चूर, बेबसी की तस्वीर बना होले होले लंगड़ाता हुआ हमसे पूछता हुआ, तुम मुझे बचा न सके, लेकिन क्या तुम मेरा बेरहम कत्ल भी भूल जाओगे? वो अब भी अक्सर मुझे अपने अकब में महसूस होता था। अपनी नम आंखों में यही सवाल लिए मेरा और इकबाल का ख्याल था कि शायद अब नादिया इमरान के मुंह नहीं लगेगी, लेकिन वो अजीब फितरत की लड़की थी। इमरान को तस्खीर करना जैसे इसने ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया था, और ये सब कुछ बहुत थोड़े वक्त में हुआ था। तीसरे चौथे दिन हमने इमरान और नादिया को इकट्ठे देखा। नादिया शाम का शो देखना चाहती थी। दोनों नॉर्मल ही नजर आते थे। इमरान ने हमसे इसरार किया कि हम भी साथ चले। इमरान नादिया वाली गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और 2 गार्ड्स भी इस गाड़ी में मौजूद थे। मैं और इकबाल इमरान की मेहरान में रवाना हो गए। आज मैं कई रोज़ बाद फिर सर्कस का रुख कर रहा था। सर्कस 3 दिन पहले लाहौर के नज़दीकी कस्बे शेखुपुरा में ट्रांसफ़र हुआ था। हमें वहाँ पहुँचने में करीबन 1 घंटा लग गया। सर्कस की दुनिया अजीब होती है। इंसान, जंगली जानवर और मुख्तलिफ मशीनें सब मिलजुल कर काम करते हैं और लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं। सर्कस के काम में सनसनीखेज़ी, थ्रिल और रिस्क के अनासर बदरजा मौजूद होते हैं। ये एक पुरजोश काम है। सैकड़ों लोगों के सामने लाइव काम करने वाले लोग बुलंद हौसला, हुनरमंद और जिस्मानी तौर पर भी निहायत फिट होते हैं। इनका रहन सहन और रवैया इन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाता है। जिस सर्कस का यहाँ जिक्र है वो वैसे भी आला दर्जे का था। इमरान का मौत के कुएं वाला आइटम शुरू होने वाला था। कुएं के ऊपर मौजूद तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी था। इमरान की परफॉर्मेंस के सिलसिले में स्पेशल अनाउंसमेंट और हो रही थी। शाहीन भी आज बहुत निखरी हुई दिखाई देती थी। चुस्त लिबास में इसका मुतनासिब जिस्म देखने वालों को कशिश करता था। वो बड़ी अदा से इमरान के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी और इसी लम्हे मैंने नादिया की आंखों में हसद की लहर सी उभरते देखी। बहरहाल इसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। इमरान का मुजाहरा देखने के लिए नादिया और इसके बावर्दी गार्ड्स सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। हम भी इनके पीछे गए। लोग मुड़ मुड़ कर नादिया को देख रहे थे। नादिया का लिबास और इसके साथ मुसल्ले गार्ड्स की मौजूदगी लोगों पर जाहिर करती थी कि वो कोई ख़ास शख्सियत है। मौत के कुएं में अपनी बेखौफ परफॉर्मेंस से इमरान ने एक बार फिर तमाशाइयों के दिल मोह लिए। तालियां पीट पीट कर इनके हाथ सुरख हो गए। शाहीन भी आज बड़ी फॉर्म में दिखाई देती थी। इसके लंबे बाल मोटरसाइकिल पर इमरान के पीछे किसी परचम की तरह लहराते थे। मौत के कुएं के बाद इमरान को पिंडाल में करीबन 50 फीट की बुलंदी पर जिम्नास्टिक वगैरह का मुजाहरा करना था। इस मुजाहरे के लिए इमरान और शाहीन ने अपने लिबास तब्दील कर लिए। यहाँ भी इमरान, शाहीन और सुलेमान उर्फ शहजादे वगैरह ने हाजरीन से खूब दाद वसूल की। खास तौर से इमरान और शाहीन की जोड़ी को सराहा गया। यही वक्त था जब इमरान पिंडाल के वस्ते से निकलकर मेरे करीब आया और मेरे कान में एक सरगोशी करके सनसनी फैला दी। इसने बस छोटा सा जुमला बोला, जिगर आज महीने का पहला हफ्ता है। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। आज काफ़ी अरसे बाद मैं फिर सर्कस के स्पेशल शो का नज़ारा करने वाला था। गालबन आज इमरान इसलिए इसरार करके हमें साथ लाया था और फिर रात 12 बजे बाद स्पेशल शो का आगाज़ हुआ। एक बार फिर वही इसरार अंगेज़ मंजर देखने को मिला। सर्कस का आम शो ख़त्म हो जाने के करीबन आधे घंटे बाद नए मॉडल की बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमद शुरू हुई। कुछ मनचले नौजवान हैवी मोटरसाइकिल पर भी आए। ये सब लोग हाई जेंट्री से ताल्लुक़ रखते थे और इनमें अक्सरियत जमा साल अफराद की थी। इनमें चंद एक फैशनेबल लड़कियां भी दिखाई दे रही थीं। कुछ गाड़ियों में गार्ड्स वगैरह भी मौजूद थे। 1 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों की तादाद 70-80 तक पहुंच गई। सर्कस की सारी बैरूनी लाइट्स बुझा दी गई। बस पिंडाल के अंदर गहमा गहमी मौजूद रही। यहाँ VIP इंक्लोजर में इंग्लिश म्यूजिक की गूंज थी और बियर की बोतलें गर्दिश कर रही थी। नादिया सबसे अगली कतार में बैठी थी। इससे पिछली अगली कतार में इसके दोनों मुसल्ले गार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। नए आने वाले तमाशाइयों में नादिया को एक वाकिफकार फैमिली भी मिल गई। ये 3 कज़न थे, जिनमें निहायत बारीक और चुस्त पतलून वाली एक लड़की भी थी। वो लोग यहाँ नादिया को देखकर बहुत हैरान हुए और अब इसके साथ बैठे घुल मिल कर बातें कर रहे थे। मुकर्ररा वक्त पर हिफाजती जाल झूलों के नीचे से हटा दिया गया और निहायत सनसनी खेज शो का आगाज़ हो गया। पहले एक जांबार फनकार ने तने हुए रस्से पर चंद करतब दिखाए और साइकिल वगैरह चलाने का मुजाहिरा किया। इसके बाद झूलों पर जिम्नास्टिक शुरू हुई। ये दिल की धड़कन रोक देने वाला तमाशा था। फनकारों के चेहरों पर भी तनाव की कैफियत साफ महसूस होती थी। दर हकीकत ये अपनी हुनरमंदी का एक जानलेवा दावा था।
इन हालात में भी अगर किसी फनकार के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बाकी थी तो वो इमरान का चेहरा था। एक दूसरी लड़की के अलावा शाहीन भी इस मुजाहिरे में भरपूर हिस्सा ले रही थी। गैर मामूली दलेरी, महारत और एतमाद के बगैर ये सब कुछ करना मुमकिन ही नहीं था। 50 फीट की बुलंदी से नीचे ज़मीन पर गिर जाने का मतलब मौत के सिवा और कुछ नहीं था, और ये लड़कियां मौत की आंखों में आंखें डाल रही थीं। शाहीन ने कई बार बड़ी महारत से लहराते हुए झूले को छोड़कर हवा में कलाबाजी खाई और इमरान के फैले हुए हाथों को पकड़ा। हर बार दाव ज़बरदस्त, वंडरफुल के नारे बुलंद हुए और तालियों के शोर से पिंडाल गूंजा। इमरान और शहजादे ने भी शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ सांस रोक देने वाली फॉर्मेशन दिखाई। एक चौधरी नुमा शख्स ने जज्बात में आकर नारा लगाया, ओए कुर्बान जामा थोड़ियाँ फुर्तियाँ थे। इसके साथ ही इसने 100 के नोटों की एक गड्डी खोलकर हवा में उछाल दी। हर बार जब किसी खतरनाक हरकत का मुजाहिरा होता, हमारे आगे बैठी हुई एक मॉडर्न खातून अपना चेहरा हाथों से ढांपती और चिल्लाती, ओ गॉड, ओ माई गॉड। हर बार इसका गंजा शोहर जोर से हंसता और इस हंसी के पीछे अपना खौफ छुपाने की कोशिश करता। करीबन 1 घंटे बाद ये शदीद सनसनीखेज़ इख्तिताम को पहुंची और इस स्पेशल शो का दूसरा मरहला शुरू हुआ, जो 2-3 जोकर स्टेज पर नमूदार हुए। इनमें एक बोना भी था। उन्होंने मुज़क्का खेज़ हरकत के जरिए लोगों का असाबी तनाव कम करने की कोशिश की। इसके बाद एक बड़ी मेज़ और कुर्सी स्टेज पर रख दी गई। मेज़ पर वही मुनक्कश चौकोर डब्बा मौजूद था जिसमें रिवॉल्वर और गोलियां मौजूद रखी गई थी। जब ये इंतजामात हो गए, इमरान और शाहीन हमारे पास आ गए। वो पसीने से शराबूर और हाँपे हुए थे। लोग इन्हें थपकियां देने लगे। चंद एक ने इमरान से ऑटोग्राफ लिए। मैंने किनखियों से नादिया की तरफ देखा। इसके चेहरे पर तनाव की कैफियत थी। यूँ लगता था कि वो अपने अंदर की शदीद हलचल को छुपाने की कोशिश कर रही है। चौधरी नुमा शख्स इमरान और शाहीन के करीब आया। इसने एक बार फिर पुरखुलूस अंदाज में शाहीन की तारीफ की। चंगी सूरत ते दिलेरी कभी कभी ही इकट्ठन होंदे है जी। वाह वाह चंगी सूरत ते दिलेरी, शाबाश भाई बब्बर शेरी, वाह वाह भाई बब्बर शेरी। इसने कुछ और नोट शाहीन पर वार कर हवा में उछाल दिए। नादिया खिसियानी अंदाज में बोली, भाई वाह, वेल्डन शाहीन, तुम्हारी इतनी इज्जत अफजाई देखकर तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं बाजीगरी सीखना शुरू कर दूं। शाहीन मुस्कुराई, लेकिन मैम इसके लिए ख़ास उम्र दरकार होती है। नादिया के चेहरे पर रंग साकर गुजर गया। शाहीन जल्दी से बोली, वैसे अगर आप अपने असाब टेस्ट करना चाहें तो यहाँ इसके कुछ और तरीके भी हैं। अभी कुछ लोग वहाँ इस कुर्सी पर बैठ कर भी दाद वसूल करेंगे। शाहीन का इशारा स्टेज की तरफ था। इसी दौरान में 3-4 लड़कियाँ आ गई। वो इमरान और शाहीन के साथ खड़ी होकर तस्वीर उतरवाना चाह रही थी। ये सब कुछ जैसे नादिया के सीने पर सांप लौटा रहा था। अंदरूनी तपिश की वजह से इसके नकूश बिगड़ते जा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। एक मुख्तसिर वक्फे के बाद रिवॉल्वर वाला खतरनाक खेल शुरू हुआ। मनचलों की टोलियां गोली चलने या ना चलने के हवाले से बोली लगाने लगी। दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, पेशानियों पर पसीना चमकने लगा। आज ये खेल इस तरह मजीद सनसनीखेज हो गया कि लतीफ़ नामी साबका रिंग मास्टर ने खेल के आगाज में ही 2-6 की बाजी लगाई और खुद पर गोली चलाई। ये गोली चल गई और वो लहू लुहान होकर स्टेज पर गिर पड़ा। इसके तड़पते हुए फरबाए जिस्म को फौरन स्ट्रेचर पर डालकर बैक स्टेज पर पहुंचा दिया गया। अगली 3-4 बाजियों में खैर खैरियत गुजरी। इनमें इमरान ने भी 2-6 की एक बाजी कामयाबी से खेली और तकरीबन 1 लाख रुपया जीता। तवक्का थी कि पिछली मरतबा की तरह इस बार भी वो इसमें से बहुत सारा रुपया मार्केटों के बरामदों में सोए हुए लोगों में बांट देगा। एक बावर्दी वेटर हाथों में ट्रे लिए अगली कतार के सामने घूम रहा था। नादिया वेटर की ट्रे में से 2-3 बार विस्की का पैग उठा चुकी थी और अब नशे में दिखाई देती थी। इसी दौरान में दस्तूर के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर अब्बास ने अनाउंसमेंट की, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमेशा की तरह हम आज भी हाजरीन में से बाहिम्मत अफराद को स्टेज पर आने और किस्मत आजमाने की दावत देते हैं। खेल के असूल और ज़ाब्ते आपको मालूम ही है। 3-4 मिनट की अनाउंसमेंट ख़त्म हुई तो एक हट्टा कट्टा कलीम शेफ नौजवान अपने दोनों मुक्के लहराता हुआ स्टेज पर चढ़ आया और कुर्सी पर बैठ गया। हाजरीन ने पुरजोश तालियां बजाकर इसकी हौसला अफजाई की। रेफरी इसे कायदे के मुताबिक शराइत से आगाह करने लगा। इमरान भी करीब ही मौजूद था। यही वक्त था जब मैंने किनखियों से नादिया का चेहरा देखा और मेरे दिल ने गवाही दी कि आज नादिया भी ज़रूर इस खेल में शिरकत करेगी। तकरीबन आध घंटे बाद मेरे दिल की गवाही हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। चंद हाजरीन में से एक ने 1 6 और दूसरे ने 2 6 का खेल खेल लिया तो इस मरतबा नादिया तन कर खड़ी हो गई। तालियों का बेपनाह शोर उमड़ा और इस शोर में वो स्टेज पर चढ़ाई। इमरान ने इसे रोकने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो? वही जो तुम सबको नजर आ रहा है, वो बोली। नहीं नहीं, तुम सिर्फ तमाशाई हो। इमरान ने इसे कुर्सी पर बैठने से रोक दिया। मैं अपनी खुशी और मर्जी से खेलना चाहती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो हतमी अंदाज में बोली। बड़ी मैडम नाराज होंगी, ये ठीक नहीं है, इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा। इसके साथ ही इसने नादिया के गार्ड्स को ऊपर आने का इशारा किया।
गॉर्ड्स भी स्टेज पर पहुंच गए, मगर इनमें इतनी हिम्मत हरगिज नहीं थी कि वो नादिया की मर्जी के बगैर इसे वापस ले जा सकते। 2-3 मिनट ये तनाज़ा जारी रहा, मगर नादिया ने एक नहीं मानी। वो खेलना चाहती थी। इसे हलाशेरी देने वाले तमाशाई भी मुसलसल शोर मचा रहे थे। आखिर गार्ड्स को नीचे उतरना पड़ा। नादिया ने छपे हुए कागज़ पर दस्तखत किए, फिर ऐलान किया कि वो भी 2-6 खेलेगी, यानी 2 खानों में गोली, 4 खाने खाली। इमरान और असिस्टेंट अब्बास ने इसे एक बार फिर मना किया। इमरान ने कहा कि अगर वो खेलना ही चाहती है तो 1-6 खेल ले। इस मामले पर एक बार फिर बहस हुई, ताहम वो किसी न किसी तौर पर राज़ी हो गई। शायद रिवॉल्वर हाथ में लेने के बाद अब वो खुद भी मौत का लमस महसूस कर रही थी। बोली शुरू हुई। 5-10 मिनट के शोर शराबे के बाद बोली 1.5-6 पर ख़त्म हुई। गोली न चलने की सूरत में नादिया को 1,20,000 मिलने थे। चलने की सूरत में मुखालिफ ग्रुप को 4,80,000 की अदायगी की जानी थी। आमतौर पर यह बोली 1-6 की रेशो पर ख़त्म होती थी, मगर कुछ भी था, नादिया लड़की थी, इसलिए तमाशाइयों ने उसे रियायती नंबर देकर बोली को 1.5-6 तक पहुंचा दिया था। नादिया ने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला और इसमें 0.38 की चमकती हुई गोली दाखिल की। इसके बाद चैम्बर बंद करके इसने चरखी को कई बार घुमाया और अपने पहलू में मुकर्ररा जगह पर रख लिया। रेफरी ने हस्बे दस्तूर आगे बढ़कर रिवॉल्वर की पोजीशन चेक की और 3-4 कदम पीछे हटकर इमरान के साथ ही खड़ा हो गया। पिंडाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। नादिया ने अपनी उंगली लुबलुबी पर रखी। इसके जबड़े भिंचे हुए थे, चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। यकीनन अल्कोहल की हरारत भी इसके अंदर मौजूद थी, जो इसे नताइज से बेपरवाह कर रही थी। इसने आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। 5 खाने खाली थे। गोली चलने का इम्कान बहुत कम था, मगर इम्कान तो आखिरी इम्कान होता है। कभी कभी मकाफाती अमल भी बंदे को अनोखे अंदाज में आवाज़ देता है। कभी कभी मुश्किल आसानी में ढल जाती है और आसानी नहायत संगीन मुश्किल में बदल जाती है। नादिया ने ट्रिगर दबाया तो धमाके से गोली चली। मैंने नादिया को उछलकर कुर्सी से गिरते देखा। सबसे पहले उसका सर ही ज़मीन से टकराया था। पिंडाल में लोग चिल्ला उठे और अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। वो औंधे मुँह गिरी थी। इसका रिवॉल्वर मुखालिफ सिमत में गिरा था। इमरान ने रिवॉल्वर उठाया और फिर नादिया की तरफ लपका। नादिया नादिया वो ज़ोर से चिल्लाए। गार्ड्स भी भागते हुए स्टेज पर चढ़ाए। नादिया को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। इसके पहलू से पसलियों से ज़रा नीचे खून का इखराज बड़ी तेज़ी से हो रहा था। पलक झपटने में लोग इसे लेकर स्टेज की अकब में उजल हो गए। मेरा दिमाग चकरा रहा था, हथेलियाँ पसीने से तर थीं। मैं भी इकबाल के साथ उठा और पिंडाल से बाहर आ गया। यहाँ नीम तारीकी थी। हमने देखा कि नादिया का स्ट्रेचर तेज़ी से एक स्टेशन वैन में रखा जा रहा है। नादिया मखदूश हालत में थी और एक बहुत महंगे प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी। नादिया को गोली लगने से कुछ देर पहले जिस तरह साबका रिंग मास्टर को 2-6 के खेल में गोली लगी थी, वो रात पिछले पहर 4 बजे के करीब जाँ बहक हो गया। इसके बारे में अगले रोज़ दोपहर के अखबार में एक छोटी सी खबर आई और यही खबर मुतवक्के थी। रिंग मास्टर लतीफ़ अपने काम से घर वापस जा रहा था। मदीना कॉलोनी की एक तारीक गली में 2 नामालूम अफराद ने इससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नाकामी पर इसके पेट में गोली मारी और फरार हो गए। लतीफ़ को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो जख्मों से जांबर ना हो सका। हमने फ़ोन पर इमरान से रब्ता किया। इसने बताया नादिया अभी तक बेहोश है, इसका ऑपरेशन हो गया है और ऑक्सीजन लगी है। इकबाल ने पूछा कि हमें अस्पताल आना चाहिए। वो बोला अभी नहीं, जब मैं कहूँगा फिर आ जाना। हर तरह से खैरियत तो है? इकबाल ने पूछा। खैरियत है, मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बेशक नादिया ने अपनी मर्ज़ी और बेहद इसरार के साथ रिवॉल्वर वाले खेल में हिस्सा लिया था और इसके कई गवाह भी थे। ताहम मैं और इकबाल अच्छी तरह जानते थे कि नादिया की मर्ज़ी के पीछे किसी और की मर्ज़ी भी थी। हाँ, कोई और था जिसने बड़ी होशियारी से नादिया जैसी चौकस और चंडाल लड़की को इस कुर्सी तक पहुंचाया था, जहां से लुढ़क कर वो सीधी स्ट्रेचर पर आई थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि सलीम की दर्दनाक मौत का जवाब इमरान ने कल रात दिया था और ऐसे अंदाज से दिया था कि कोई कोशिश के बावजूद इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। वो बंदे की नफ्सियात में घुसना जानता था और यहाँ वो बड़ी कामयाबी से नादिया जैसी पेचीदा औरत की नफ्सियात में घुसा था। मैंने इकबाल से पूछा, तुम्हें इमरान ने इस बारे में कुछ बताया था? क्या मतलब? तुम्हें पता था कि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन इस तरह होगा? नहीं, बस तुम्हारी तरह एक अंदाज़ा सा था कि अगले चंद दिन में कुछ न कुछ होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो सलीम के कत्ल को आसानी से फरामोश नहीं करेगा, मगर कल रात जो कुछ हुआ इसमें हिकमत अमली के साथ साथ इत्तेफाक को भी तो दखल दिया जाता है। तुम नादिया को गोली लगने की बात कर रहे हो? हाँ, वो सिर्फ एक गोली डाल कर खेली थी और वही गोली इसको लग गई। शायद इसी को कर्मों का फल कहते हैं। इसमें किसी तरह की शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नादिया ने दूसरे खिलाड़ियों की तरह अपने हाथ से रिवॉल्वर खोला था, अपने हाथ से गोली डाली थी। इकबाल ने कहा, ठीक ही कहते हैं, जब बुरी घड़ी आए तो सारे असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। मुझे तो लगता है
کہ کل رات کوئی 20 خانوں والا ریوالور ہوتا تو بھی نادیہ کو گولی لگ جانی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیم کی بیوہ اور بچوں کی آہیں بہت اوپر تک گئی ہیں۔ شام کو عمران کا فون آیا کہ نادیہ کی حالت بدستور خراب ہے۔ اس نے کہا کہ ہم عیادت کے لیے ہسپتال آئیں۔ ہم گلبرگ کے ایک شاندار پرائیویٹ ہسپتال پہنچے۔ یہاں لابی میں میڈم کی کئی جاننے والی موجود تھی۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر صدیقی موجود ہوا تو وہ مجھے یا عمران کو پہچان سکتا ہے، لیکن یقینی بات تھی کہ یہ اندیشہ عمران کے ذہن میں بھی تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ہمیں بلاتا ہی نہیں۔ میڈم صفورہ کے تعلقات کافی وسیع تھے۔ ایم این اے گرایا کے علاوہ انتظامیہ کے چند افسر بھی ہسپتال کی لابی میں نظر آئے۔ میڈم صفورہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ میں کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں اور وہ سیل فون پر مسلسل کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔